हेलो दोस्तों, चलिए आज का डेली करंट अफेयर में 14 जनवरी 2025 के करंट अफेयर को करते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और सामान्य ज्ञान के लिए है। डेली करंट अफेयर जो ऑल कंपटीशन आप जो भी एग्जाम में दे रहे हैं, आज के दिन से जो भी करंट अफेयर आएगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भूतपूर्व सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कौन सा? सशस्त्र भूतपूर्व सैनिक दिवस आर्म्ड फोर्स वॉलंटरी डे प्रतिवर्ष किस भारतीय सैन्य दिग्गज की सेवानिवृत्ति के सम्मान में मनाया जाता है? आपको बताना है। जो हम लोग सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाते हैं वो किन के सैन्य दिग्गज की सेवानिवृत्ति के सम्मान में मनाते हैं? तो कौन है वो है फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा। कौन है? तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा है। आइए इनके बारे में जाने और अच्छा से। ये 14 जनवरी को देश भर में यह दिवस मनाया जाता है। क्या है? ये कौन थे? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा थे। भारत के पहले ये कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 1953 में इसी दिन रिटायर हुए थे। और भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया। 15 जनवरी को वो बने थे और 14 जनवरी को वो रिटायर हुए थे। 14 जनवरी 1953 को वो रिटायर हुए थे। इसी के लिए हम लोग सशस्त्र बलों के भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति के पर्व को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाया जाता है? आपको बताना है कि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से 4 दिन में कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका तमिलनाडु में आपका पोंगल मनाया जाता है। आइए इसके बारे में जाने। पोंगल क्या है? तो ये फसल कटाई का एक त्यौहार है जो तमिलनाडु में शुरू होगा। कब से? 14 जनवरी से शुरू होगा। पोंगल का अर्थ होता है उबालना। कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि पोंगल का अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है उबालना। सूर्य देव को नई फसल का भोग लगाया जाता है। पोंगल के तीसरे दिन को जलीकट्टू सांडों की लड़ाई का खेल होता है। पूछता है ना कि जलीकट्टू कब मनाते हैं? तो पोंगल के तीसरे दिन जब जलीकट्टू होता है और सांडों के काबू करने का यह खेल है जलीकट्टू। आइए तीसरा क्वेश्चन देखें। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से? आपको बताना इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका प्रसिद्ध गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। आइए एक्सप्लेन देखें। गुजरात अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर यह महोत्सव अपने चरम पर है। अहमदाबाद के जो साबरमती होता है रिवर फ्रंट, यह अपने महोत्सव के चरम पर है। इसे उत्तरायण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे उत्तरायण कहा जाता है। यह सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का उत्सव है। ये सूर्य में के मकर राशि में प्रवेश का उत्सव। अब सूर्य जो होता है वो मकर राशि में प्रवेश कर जाता है। आइए स्ट्रैटेजी के में देखें। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा कोस्टल है। यहाँ गिर नेशनल पार्क शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे गिर नेशनल पार्क मिलेगा जो अपने शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। हाल ही में भारत आए जर्मन चांसलर ने भारतीय यात्रियों के लिए कौन सी प्रमुख सुविधा को समाप्त करने की घोषणा की? आपको बताना है कि भारत में जो आए हैं जर्मन चांसलर ने भारतीय यात्रियों के लिए कौन सी प्रमुख सुविधा समाप्त करने की घोषणा की है? तो ट्रांजिट वीज़ा की समाप्त कर दी। इसका मतलब ये है कि आप मान लीजिए आपको यूरोप में कहीं जाना है और जर्मनी में आपको रुकना है, पर आपको जर्मनी में पहले रुकने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था, जिसे हम लोग ट्रांजिट वीज़ा करते हैं। अब वो वीज़ा नहीं लेना, बिना वीज़ा के भी एयरपोर्ट पे आप जर्मनी के एयरपोर्ट पे आप रुक सकते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। अब भारतीयों को जर्मनी के रास्ते किसी तीसरे देश जाते समय ट्रांजिट वीज़ा की जरूरत नहीं होगी। इससे अमेरिका यूरोप जाने वाले भारतीय छात्रों और पेशेवरों का समय बचेगा। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो यूरो है। और वहाँ के चांसलर कौन है? ओलाफ सैकलेज है। ओलाफ सैकलेज जर्मनी के चांसलर है और जर्मनी की मुद्रा यूरो है। आइए 5वां नंबर क्वेश्चन देखें। किस यूरोपीय देश ने हाल ही में गुरुग्राम में स्थित इन्फोसिस फ्यूज सेंटर इंडियन ओशन सीज का कौन है? इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन सीज का अपना संपर्क अधिकारी तैनात करने हेतु सहमति जताई है। तो किसने जताई है? तो ये सहमति जताई है जर्मनी ने। क्या बोल रहा है? किस यूरोपीय देश ने हाल ही में गुरुग्राम जो स्थित है इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन के लिए अपना संपर्क अधिकारी कौन तैनात करेगा? तो वो जर्मनी तैनात रखेगा। कौन रखेगा? जर्मनी तैनात रखेगा। भारत और जर्मनी के बीच हुए रक्षा समझौते के तहत यह निर्णय लिया गया है। IFC IOR हिंद महासागर के समुद्री सुरक्षा
और जहाज़ों की निगरानी का प्रमुख केंद्र है। आइए स्टैटिक जीके में देखें, IFC IOR की स्थापना 2018 में हुई थी और यह भारतीय नौसेना के अधीन काम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हाल ही में भारतीय सेना ने सक्सगाम घाटी में सक्सगाम वैली में अवैध निर्माण को लेकर चिंता जताई है। यह घाटी किस ग्लेशियर के उत्तर में स्थित, आपको बताना है जो सक्सगाम घाटी है ये किस घाटी के उत्तर में है। तो ये किस घाटी के उत्तर में है, तो ये आपके सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में। कहाँ पर है, ये आपके सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में आपको सक्सगाम घाटी मिलता है। आइए देखते हैं हम लोग। भारतीय सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने सक्सगाम में चीन के निर्माण की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। जैसे जो हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी है, उन्होंने सक्सगाम में चीनी के निर्माण के जो चीन के द्वारा जो है ना सक्सगाम इलाका में निर्माण किया जा रहा है, जो हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है, ये हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है। यह घाटी पीओके का हिस्सा है। जो हम लोग सक्सगाम घाटी कर रहे हैं ना, ये आपका पीओके का हिस्सा में है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को दे दिया था। आइए स्टैटिक जीके देखें हम लोग। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में इसी संबंधित पूछेगा, सियाचिन से कौन सा ऑपरेशन हुआ था, तो ऑपरेशन मेघदूत 1984 में इसी से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने राष्ट्र की जिम्मेदारी को मापने के लिए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक, कौन सा, राष्ट्र की जिम्मेदारी को मापने के लिए जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा किया है। तो ये कौन करेगा, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय करेगा। क्या करेगा, वो जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स को लॉन्च करेगा। आइए इसको और अच्छा से हम लोग समझते हैं। न्यूज़ क्या है, यह इंडेक्स जीडीपी की बजाय मानवीय मूल्यों और पर्यावरण संरक्षण के आधार पर देशों को रैंक करेगा। हम लोग अभी किसी भी देश को रैंक कैसे करते हैं, जीडीपी पे करते हैं, पर यह जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जो नया बना रहा है इंडेक्स, इसमें जो मानवीय मूल्य है और पर्यावरण संरक्षण उसके आधार पर किसी देश को रैंक किया जाएगा। भारत इसे ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में पेश कर रहा है। जो हम लोग इंडेक्स बना रहे हैं ये ग्लोबल साउथ की आवाज़ के रूप में पेश करेगा। और यह मंत्रालय SC OBC और दिव्यांगजन कल्याण के लिए जिम्मेदार है। जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है ना, ये SC OBC और दिव्यांगजन के लिए जिम्मेदार है। और ये कौन सा क्या निकाल रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल नेशनल इंडेक्स को ये लॉन्च कर रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हाल ही में किस देश की वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के अभ्यास तरंग शक्ति 2026, कौन सा, तरंग शक्ति 2026 की में पहली बार भाग लेने की पुष्टि किया है। आपको बताना है कि भारतीय वायुसेना ने भारतीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2026 में पहली बार कौन भाग ले रहा है, तो कौन भाग ले रहा है, तो इसमें भाग ले रहा है आपका, कौन ले रहा है आपको बताइए, जर्मनी भाग ले रहा है। कौन ले रहा है, क्योंकि अभी जर्मनी आया हुआ है, तो जर्मनी भाग ले रहा है हमारा तरंग शक्ति 2026 में। तरंग शक्ति 2026 में एग्जाम बूस्टर देखिए। जर्मनी की वायुसेना लुफ्टवाफ्fe को भारत की सबसे बड़ी बहुपक्षीय हवाई अभ्यास में भेजा है। जर्मनी वायुसेना को भारत में सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई अभ्यास को भेजेगा। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में जर्मनी की बढ़ती सक्रियता को दर्शाता है। जो जर्मनी है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र अपने जर्मनी की बढ़ती सक्रियता को दर्शाता है। तरंग शक्ति भारत द्वारा आयोजित एक मेगा हवाई अभ्यास है। तरंग शक्ति क्या है, भारत द्वारा आयोजित होने वाला एक मेगा हवाई अभ्यास है। हाल ही में प्रक्षेपण के दौरान विफल हुई इसरो के PSLV C64 मिशन की तकनीकी खराबी रॉकेट के किस चरण में पाई गई है, तो ये पाया गया अभी जो हमारा PSLV C64 मिशन खराब हुआ ना, तकनीकी खराब, वो किस चरण में हुआ था, तो तीसरा चरण PS3 में हुआ था। अगला बार भी आपका PSLV 61 में तीसरा चरण में ही नुकसान हुआ था। इसरो के अनुसार तीसरे चरण में जो गाइडेड रास्ता भटकने के कारण उपग्रह विफल हो गया। PSLV का तीसरा चरण ठोस प्रणोद सॉलिड प्रोपोजिशन पर आधारित होता है। PSLV ने अपना पहला सफल प्रक्षेपण 1994 में किया था। जो PSLV है अपना पहला सफल प्रक्षेपण कब किया था, 1994 में किया था। ये तीसरा चरण में प्रॉब्लम आया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। भारत वर्तमान में किस देश के साथ मिलकर ADMM+ के तहत आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की अध्यक्षता करेगा। आपको बताना है कि भारत किसके साथ मिलकर ADMM+ के साथ आतंकवाद विरोधी समूह की अध्यक्षता करेगा, तो किसके साथ मिलकर हम लोग करेंगे, तो ये हम लोग मिलकर करेंगे आपका मलेशिया के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर करेंगे,
मलेशिया के साथ हम लोग करेंगे ADMM+। हम लोग आपको और इसको क्लियर करते ये क्या है। नई दिल्ली में ADMM+ विशेषज्ञ समूह की बैठक चल रही है। ड्रोन हमलों और साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए साझा रणनीति बनेगा। और ADMM+ आसियान देशों के 8 अन्य देशों भारत, चीन, अमेरिका के रक्षा मंच होगा ये। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। वर्ष 2026 में भारत और ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय क्या रखा गया है। वर्ष 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का मुख्य विषय को क्या रखा गया है, आपको बताना है। तो मानवता प्रथम क्या रखा गया है, मानवता प्रथम, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारे ब्रिक्स का थीम विषय, क्योंकि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता हम ही लोग कर रहे हैं, भारत कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स 2026 के लोगो और थीम को लॉन्च किया। भारत का जोर जन केंद्रित पीपुल सेंट्राइज दृष्टिकोण पर है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, पीपुल सेंट्राइज, जन केंद्रित है। ब्रिक्स के अब 10 सदस्य हैं। ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित 5 नए सदस्य हैं। नहीं, ब्रिक्स में अभी 11 सदस्य हो गए हैं। ब्रिक्स में कितना सदस्य हो गए हैं, तो ब्रिक्स में अब 11 सदस्य हो गए हैं। ब्रिक्स में 11वां सदस्य कौन है, तो इंडोनेशिया है, आपको याद रखना। हाल ही में चर्चा मेरा अन्वेषा उपग्रह किस उपग्रह का है, क्या बोल रहा है, हाल ही में चर्चा मेरा अन्वेषा उपग्रह किस प्रकार का उपग्रह है। तो अन्वेषा उपग्रह किस प्रकार का उपग्रह है, तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पूछेगा अन्वेषा उपग्रह जो हाल ही में लॉन्च हुआ वो कैसा उपग्रह है, तो वो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह या उपग्रह PSLV-C62 मिशन का हिस्सा था जो दुर्भाग्यजनक नष्ट हो गया है। इसका उपयोग उच्च रेजोल्यूशन मैपिंग और आपदा प्रबंधन के लिए किया जाना था। भारत में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक डॉक्टर कस्तूरी रंजन को माना जाता। पूछेगा भारत में जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के प्रयोग का जनक कौन है, तो डॉक्टर कस्तूरी रंजन को माना जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 करें। भारत और जर्मनी के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप कौन सा, भारत और जर्मनी के बीच कौन सा हस्ताक्षरित हुआ, ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। भारत और जर्मनी के बीच जो हस्ताक्षरित ग्लोबल स्किल पार्टनरशिप हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कुशल श्रमिकों का प्रवासन करना। किसका करना, कुशल श्रमिकों का प्रवासन करना है। आइए इसको और डिटेल से समझते हैं। जर्मनी के कामगारों की कमी को देखते हुए यह समझौता भारतीय पेशेवरों को वहां नौकरी पाने में मदद करेगा। जर्मनी यूरोप का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन एजिंग पॉपुलेशन के से जूझ रहा है। वहाँ पे लोग अब बूढ़े हो गए, इसीलिए वहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ब्रिक्स 2026 के आधिकारिक लोगो किस पुष्प को नमस्ते की मुद्रा में दिखाया गया है, तो कमल फूल को। किसको दिखाया गया है, कमल फूल को। ब्रिक्स 2026 में आधिकारिक लोगों में किस पुष्प को नमस्ते मुद्रा में दिखाया गया है, तो कमल फूल को नमस्ते मुद्रा में दिखाया गया है, कमल फूल को। भारत का लोगों में भारत का राष्ट्र पुष्प कमल है, जो संस्कृति और अतिथि सत्कार का प्रतीक है। कमल का प्रतिकूल परिस्थितियों में विकास, ग्रोथ एमिटमेंट डाइवर्सिटी का प्रतीक है, एडवर्सिटी का प्रतीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखें। भारतीय सेना प्रमुख ने हालिया बयान के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पे वर्तमान स्थिति कैसे वर्णित की जा सकती है। LAC में वर्तमान स्थिति कैसा है, तो स्थिर लेकिन संवेदनशील है। कहने का मतलब यह है ना, जो भारतीय सेना के जो प्रमुख है वो हालिया बयान के अनुसार वास्तविक नियंत्रण रेखा जो LAC है वहाँ पे वर्तमान स्थिति कैसी है, तो स्थिति स्थिर है लेकिन वहाँ संवेदनशील है। वहाँ पे माने अभी नॉर्मल है पर भविष्य में कुछ भी हो सकता है। जनरल द्विवेदी ने कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है, स्टेबल है, लेकिन सतर्क सेंसिटिव रहने की जरूरत है। पूर्वी लद्दाख के कुछ जगहों पर सैनिकों की वापसी हुई है, लेकिन डी-एस्केलेशन अभी बाकी है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखें। जिम्मेदार राष्ट्र के 3 स्तंभ कौन पर आधारित, क्या कहता है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक के किन 3 स्तंभों पर आधारित होगा। जो जिम्मेदार राष्ट्र है उसके 3 जिम्मेदार राष्ट्र है, उसके कौन सा होगा, क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक में आपको बताना है कि कौन से 3 स्तंभ होंगे। तो कौन से 3 स्तंभ होंगे, आंतरिक, पर्यावरण और बाह्य जिम्मेदारी। जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक के कौन से 3 स्तंभ होंगे, आंतरिक होंगे, पर्यावरणीय होंगे और बाह्य जिम्मेदारी होंगे। यह सूचकांक देखेगा कि देश के नागरिकों की प्रकृति और दुनिया के प्रति कितना जिम्मेदार है। इसे 19 जनवरी को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। इसे कब लॉन्च किया जाएगा, 19 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखें। हालिया खबरों में शब्द जेनेट वैंड ऐतिहासिक मोड़ किस देश की विदेश नीति के बदलाव को करता है, तो किस देश की विदेश नीति के बदलाव को करता है, तो जर्मनी को करता है। हालिया खबरों में देखा गया शब्द जेनेट वैंड ऐतिहासिक मोड़ किस देश की विदेश नीति का बदलाव है, तो ये जर्मनी के शब्द से लिया है।
जर्मन चांसलर मर्ज ने भारत के साथ रक्षा सहयोग में जेंटिवेड एजेंडे का हिस्सा बताया है। इसका अर्थ है कि एक बड़े संकट जैसे यूक्रेन युद्ध के बाद इस नीति में मौलिक बदलाव करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखें। भारत ने हाल ही में किस समूह के सदस्य देशों के लिए 2027 के फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज आयोजित करने का प्रस्ताव दिया? भारत ने हाल ही में किस समूह के देशों को 2027 के फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज आयोजित करने का प्रस्ताव दिया? तो किसको दिया है? तो ये हम लोग दिए हैं ADMM प्लस को दिए हैं। किसको दिए हैं? ADMM प्लस को दिए हैं। ये मलेशिया वाला जो था, यह आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक भारत को ने यह प्रस्ताव रखा है। यह एक आतंकवाद विरोधी कार्य समूह है जिसकी बैठक का भारत ने प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की सेनाओं के बीच तालमेल, इंटरप्रोटेबिलिटी बढ़ाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखें। भारत जर्मनी संयुक्त बयान कि किस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नेविगेशन की स्वतंत्रता पे जोर दिया है? हम लोगों ने किस नेविगेशन स्वतंत्रता पे जोर दिया है? तो किसके तहत? UNCLOS के तहत। भारत और जर्मनी ने संयुक्त बयान से किस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नेविगेशन की स्वतंत्रता, माने कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, नेविगेशन स्वतंत्रता किस पे जोर दिया है? UNCLOS के तहत दिया है। ये क्या है? ये दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच दोनों देशों की समुद्री कानून UNCLOS को पालन की वकालत किया है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने हाल ही में खबरों में थी किस संगठन को वाणिज्यिक शाखा कमर्शियल आर्म है? तो किसका ये NSCL जो है, जो आपका NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, किस हाल ही में किस खबरों में थी या किस संगठन का वाणिज्यिक आर्म है? तो ये इसरो का वाणिज्यिक आर्म है। कौन है? NSIL है। PSLV मिशन की विफलता के बाद NSIL की भूमिका की चर्चा हुई थी। यह इसरो के रॉकेट और सैटेलाइट सेवाओं को दुनिया भर में बेचती है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अब हम लोग हिस्ट्री से आज का हिस्ट्री का देखेंगे कौन कौन आज का हिस्ट्री से है। 1761 का लड़ा गया पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? आपको बताना, जो 1761 का जो पानीपत का युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। 14 जनवरी 1761 को मराठाओं को अफगान शासक अब्दाली को हराया था। आज ही के दिन मराठा और अफगान शासक अब्दाली को हराया था। इस हार में भारत में मराठा साम्राज्य को विस्तार को रोक दिया था। आज ही के दिन तीसरा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तीसरा, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, आज ही के दिन हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। किस वर्ष 14 जनवरी को मद्रास राज्य का नाम बदलकर ऐतिहासिक तौर पे तमिलनाडु कर दिया? मैंने आपको बताना है कि आज ही के दिन मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु हो गया था। तो कब हुआ था आज का नाम बदल के मद्रास कब कर दिया गया था? तो वो कर दिया गया था 1969 में। 1969 में आज ही के दिन मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया गया।